हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्वाध्याय ट्यूटोरियल्स। और आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट 2 ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जो कि क्लास 11 का हमारा चैप्टर नंबर 9 है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, क्या कॉज होता है इलास्टिसिटी के, क्या कॉज होता है प्लास्टिसिटी के। आज हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या कि इलास्टिसिटी हो गई, उसके वजह से मटेरियल पे किस तरह के फोर्सेस लगेंगे, क्या उस फोर्सेस की वजह से उसकी शेप चेंज होगी तो उसको क्या नाम देंगे, क्या उस पर स्ट्रेस आएगा, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब हम पढ़ेंगे। मेनली आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं फुल डिटेल में, क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले जाके फर्स्ट पार्ट इसका देख के आओ, वरना आधी चीज़ें तुमको समझ में नहीं आने वाली। चलो फिर, पहला टॉपिक आज का क्या है? स्ट्रेस, तनाव। ठीक है, हिंदी में तनाव, इंग्लिश में स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? कभी किसी से लड़ाई हो गई तो घर पे पता ना लगे, उस चीज़ का स्ट्रेस, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड को खुश करने का स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस। ज़िंदगी में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। हम इधर उस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, हम बात करने वाले हैं कि किसी मटेरियल पे, किसी आयरन रॉड पे या किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी शीट पे अगर मैं फोर्स डालता हूँ तो मेरे पे उसका कैसा स्ट्रेस आएगा। यहाँ स्ट्रेस हमारा वही मतलब है, तनाव। और देखो होता क्या है, स्ट्रेस की एज पर कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, क्या? द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज स्ट्रेस। ठीक है, क्या जो फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एक एरिया पे लग रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रही है, वो मेरे को स्ट्रेस देगा। जैसे अभी मैं तुम्हारे हाथ को ऐसे रखूं या फिर तुम्हारे सर को ऐसे रखूं और उस पर ऐसे दबाव डालूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो तुमको उस पर्टिकुलर एरिया में एक फोर्स फील होगा, एक स्ट्रेस फील होगा, एक तनाव होगा। तुम्हारे हाथों को कोई ऐसे करके खींचे दोनों साइड से तो इधर जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा और एक स्ट्रेस फील होगा। स्ट्रेस को डिफाइन कर दिया इसी तरीके से, इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला भी बन जाता है। स्ट्रेस को मैं डिनोट करता हूँ किससे? इससे। क्या होता है ये? क्या होता है? सिग्मा। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिग्मा, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। चलो, तो क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि स्ट्रेस होगा क्या। स्ट्रेस में जो फोर्स की बात कर रहा हूँ वो कौन सी फोर्स होगी, स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकलेगी और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा। चलो देखो, क्या कर रहा हूँ मैं, एक आयरन की रॉड ले रहा हूँ। ठीक है, एक साइड से इसको फिक्स कर देता हूँ, लेट्स से एक बॉल में घुसेड़ दिया मैंने इसको। ठीक है, एक साइड से इसको फिक्स कर दिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में मान लेता हूं क्या है, ए, एरिया ए। ठीक है, अच्छा चलो देखो, अब अगर मैं इस रॉड पे एक फोर्स मारूं, एक एक्सटर्नल फोर्स डाल रहा हूं इस रॉड पे, इसको लंबा करने के लिए, इसको खींचने के लिए, ऐसे जमीन में घुसा पड़ा है, इसको बाहर खींचो, निकालो, तो क्या होगा कि इस पे एक फोर्स लगेगा। मतलब देखो, अगर तुम इधर से एक छोटे से मॉलिक्यूल को पकड़ के खींचना चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट के मुताबिक, हमारी जो एनसीईआरटी कहती है उसके मुताबिक भी एक स्प्रिंग फोर्स जैसा कुछ लगेगा और इस मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ एक इक्वल फोर्स फील होगा, जिसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स कहता था। एक मॉलिक्यूल को खींचा तो एक मॉलिक्यूल के लिए मेरी रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। मैं इस पूरे एरिया को पकड़ के खींच रहा हूँ तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे मेरी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, और उतनी ही लगेगी जितनी एक्सटर्नल फोर्स होगी। ठीक है, तो इस पूरे एरिया पे जब मैंने फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो मॉलिक्यूल्स ने अपने बचाव में, अपने आप को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए एक मेरे पास रीस्टोरिंग फोर्स दिया, एफ आर दिया। ठीक है, अब देखो 99% केसेस में जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है वो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। और ठीक है, और मैं इधर एक चीज़ डिफाइन करना चाहता हूँ, बोल देना चाहता हूँ, क्या ये जो रॉड है ये मेरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि तुमने फोर्स मारा रॉड बाहर ही निकल गई, इसलिए मैंने इसको पीछे से दीवार से फिक्स करा था ताकि मैं फोर्स लगाऊं तो मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में मोशन में आए, उन पे खिंचाव पड़े, उन पे एक स्ट्रेस पड़े। ठीक है, लगा। लेकिन अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं होती, मैं फोर्स लगाता रॉड ही बाहर निकल आती, फिर तो मेरे फोर्स लगाने का कुछ फायदा ही नहीं था। ठीक है,
तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक रॉड ली जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एक साइड से फिक्स करी, दूसरे साइड से मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ए से एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया। मॉलिक्यूल्स पे एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा तो उन्होंने रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर लगा दिया। 99% केसेस में एक्सटर्नल फोर्स हमारे रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर आता है। एक आधा केस आप लोगों को JEE में ऐसा मिल सकता है जहां पे कुछ और फैक्टर्स भी एप्लीकेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो आ जाते हैं स्ट्रेस पे फिर से। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन वाइज स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया, यही तो इसकी डेफिनेशन बोल रही है। अब देखो, फोर्स मैंने कौन सा लगाया? एफ एक्सटर्नल। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए, ठीक है। ये हो गया मेरा स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है। सिग्मा लगाते हैं इसके, सिग्मा बन गया। लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमारे रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर है तो मैं ये भी लिख सकता हूं, और ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ आर बाय ए। एफ आर ना लिख के एफ भी लिख सकते हो, पर नोट करने की बात क्या है, मैं कभी भी स्ट्रेस के लिए एक्सटर्नल फोर्स को नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। मॉलिक्यूल्स अपने बचाव में कितना फोर्स लगा रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा रहे हैं, मैं उस फोर्स को देखूंगा। उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो मुझको फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं फोर्स एक्सटर्नल इस साइड लगा रहा था, इसको एलोंगेट करना चाहता था, मान लो मैं इस साइड लगा दूं फोर्स एक्सटर्नल, ठीक है। अब मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूँ, कंप्रेस करना चाहूंगा, अगेन जो मॉलिक्यूल्स है वो मेरे को धक्का देके बाहर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना चाहेंगे, तो मेरी फोर्स किस साइड लगेगी? इस साइड। और इस बार भी मैं एफ आर ही लूंगा, ठीक है। मैं कौन सी फोर्स लेता हूं स्ट्रेस निकालने के लिए? उसकी खुद की फोर्स, उसकी रीस्टोरिंग फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। चलो, इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब देखोगे तुम लोगों को याद होगा, कभी फिजिक्स पढ़ी है, तो P इज इक्वल्स टू एफ ए होता था। P क्या? प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर और स्ट्रेस क्या एक जैसे हैं? दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों की यूनिट सेम आएगी। क्या प्रेशर और स्ट्रेस सेम है? बताओ। नहीं, प्रेशर और स्ट्रेस सेम नहीं होते। डिफरेंस क्या? फोर्स का। स्ट्रेस में जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी? जो उसकी रीस्टोरिंग फोर्स है, उस बॉडी की खुद की फोर्स है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रहने की। पर प्रेशर में जो फोर्स लगती है वो हम कौन सी फोर्स लेते हैं? जो बॉडी पे लगाई जा रही है, जो एक्सटर्नल फोर्स है। तुम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, तब मैं उस फोर्स को डिनोट करता हूं और उससे प्रेशर निकालता हूं। तो इधर कौन सा फोर्स आता है मेरा? एक्सटर्नल फोर्स। इधर कौन सा आता है? रीस्टोरिंग फोर्स। बस अंतर इतना ही हो जाता है कि स्ट्रेस में रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया और प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स पर एरिया, ठीक है। दोनों के मीन सेम है, एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है, बस फर्क क्या है? एफ आर और एफ ई एक्स टी का। यूनिट सेम आएगी पर इधर भी थोड़ा लोचा हो जाता है। देखो इसकी यूनिट क्या आती है? फोर्स की क्या? न्यूटन। एरिया की क्या? मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो सिग्मा क्या आ गया? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर भी यही देता है मेरे को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही हमारी कैसी होती है? दोनों ही हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो फोर्स और एरिया दोनों, फोर्स हमारा कैसा होता है? वेक्टर। एरिया कैसा होता है हमारा? स्केलर। फिर भी दोनों मिला के मेरे को स्केलर ही दे रही है, ठीक है। सेम चीज इधर भी, यूनिट सेम है, मीनिंग अलग होगा, क्यों? बस फोर्स की वजह से। इस चीज को पकड़ के ध्यान में रख के चलना। देखो क्वेश्चन फिजिक्स के बड़े इजी बन जाते हैं जब हम उसको फील करते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट करना है तो नोट करो। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क है? स्ट्रेस इज स्केलर क्वांटिटी सेम एज प्रेशर, बट स्ट्रेस एंड प्रेशर आर नॉट सेम इन प्रैक्टिकल मैनर, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की दोनों की यूनिट सेम आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन होते भी सेम हैं, पर वो प्रैक्टिकल मैनर्स में, प्रैक्टिकली मैं देखूँ तो सेम चीज नहीं है। वो बोल रहा है कि अंदर की तरफ उसको बचाव के लिए कितना फोर्स लगा, ये है उस पर अटैकिंग कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। वो बचाना चाहता है अपने आप को, ये मारना चाहता है उसको। समझ रहे हो? चलो नोट करो। चलो, तो स्ट्रेस पढ़ लिया। अब देखते हैं स्ट्रेस के टाइप कितने होते हैं।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, पहले नाम बता देता हूं फिर करते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, पहला बेसिक हमारा। सेकंड हमारा शेयरिंग या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर इसको टेंजेंटियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। अगला क्या आ जाता है हमारा वॉल्यूमेटिक स्ट्रेस। तो देखो हमारे बेसिक 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंटियल स्ट्रेस। एक मिनट, हाँ चलो, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंटियल स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेटिक स्ट्रेस। लेकिन हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल होता है इसके अंदर भी मेरे 2 टाइप के आ जाते हैं, एक होता है हमारा कंप्रेसिबल और एक होता है टेंसाइल। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा। पहला टाइप आ जाएगा मेरा, पहला सब टाइप एक से लिख देता हूँ ए। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस नाम दिया जाता है इसमें क्या होगा, देखो मान लो एक रॉड है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा ए। इस पे मैं एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं और एक फोर्स इसके साथ में दूसरी साइड से लगा रहा हूं। ये हमारी फोर्सेस लग रही है, एक इस साइड एक इस साइड। फोर्स इस साइड लग रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी Fr। ठीक है, इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उस रॉड को, उस वायर को लंबा करना चाहता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लेंथ से रिलेटेड। तो इधर मैं लंबा करना चाहता हूँ, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल नाम आ जाता है। इसमें जो हमारा स्ट्रेस आता है सिग्मा, वो हमारा हो जाता है Fr/A। देखो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। इसके जो टाइप्स है इसमें बस उसके मीनिंग बदल जाते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन में, मतलब स्ट्रेस के जो टाइप्स हैं, वॉल्यूमेटिक में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के ऊपर कैसा स्ट्रेस लगता है, शेयरिंग में हम देखेंगे किसी एंगल पे कैसा स्ट्रेस लगता है, इसमें हम देख रहे हैं कि लेंथ चेंज करने पे कैसा स्ट्रेस लगता है। ठीक है, पहला हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। बी पार्ट देखते हैं इसी का, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर ही। उसी रॉड को अगर मैं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, अगर मैं कंप्रेस करना चाहूं एक्सटर्नल फोर्स FEXT से, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कैसे लग रहा होगा, बाहर की साइड लग रहा होगा। ये जो बाहर की साइड लग रहा है, कंप्रेशन को रोक रहा है, इसी को नाम दिया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, फॉर्मूला अगेन वही Fr/A। Fr कर दो या फिर F भी लिख के A कर सकते हो। ठीक है, तुमको बस मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल में किसी को लंबा कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, उसका नाम क्या बोला है, टेंसाइल स्ट्रेस। उसी पाइप को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूँ, दबाना चाहूँ, तो क्या बोलूंगा मैं उसको, कंप्रेसिव स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस आ जाते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस के अंदर एक मेरे लिए कंडीशन आ जाती है। कंडीशन कैसी होगी, मान लो ये एक मेरा कोई कंटेनर है, एक कैन है। ठीक है, एक कैन है जिसकी हाइट है कुछ L मीटर। ठीक है, हमको हाइट से स्ट्रेस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ले लेता हूं कैपिटल A। ठीक है, अब बात क्या है, देखो शेयरिंग स्ट्रेस में तब बोलूंगा जब मेरा कंटेनर की मेरी एक साइड फिक्स्ड हो जाए, दूसरी साइड पे मैं फोर्स लगाऊं। अब मान लो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाता हूं, ऐसे करके। ठीक है, ये मेरा कंटेनर रखा हुआ है, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, नीचे से फिक्स्ड है, जमीन पे रखा हुआ है। ठीक है, नीचे से हिल नहीं सकता। तो इसका कैसा बनेगा, ये ऐसे कुछ करके बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, फोर्स कहां पे लगा है मेरा, ये रहा मेरा फोर्स। ठीक है, कहां पे लगा है, इस एरिया पे। इसकी लेंथ कितनी है L। चलो क्रॉस सेक्शन एरिया में A ले लेता हूं, तुम लोगों को समझ में आया, उसके लिए समझ में आना चाहिए, देखो बस। ठीक है, तो समझो इस चीज को, क्या एक कंटेनर या फिर एक कैन या कुछ भी पाइप वगैरह जिसकी एक साइड कम से कम फिक्स्ड हो, उस पर अगर मैं साइड से किसी एंगल पे फोर्स मारूं, तो वो कैसे, ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा, एक साइड बेंड हो जाएगा, थोड़ा झुक सा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई मोटी बुक होती है, उसको जब हम स्लैब वगैरह पे रखते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो यही चीज होती है, नीचे से वो फिक्स्ड है, मैं उस पर हल्का सा हाथ मारूंगा, वो ऐसे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, तो यही चीज मैं इधर बताना चाहता हूँ। इस पे जब मैंने फोर्स मारा साइड से, तो फोर्स कहाँ लगा, इस वाली साइड पे,
तो ये मानूंगा मैं इसका एरिया है, ठीक है। चलो, तो शेयरिंग स्ट्रेस में हमारा मेन पॉइंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट should be fixed and applied force is acted from side, ठीक है। तब भी हमारा जो ये बनेगा, हमारा स्ट्रेस बनेगा, वो क्या होगा, F/A, ठीक है। फोर्स कौन सी, जो मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूँ, क्योंकि जितना एक्सटर्नल मारूंगा उतना ही मेरी रीस्टोरिंग फोर्स भी आएगी, ठीक है। अब देखो, जो हमारा वो 1% होता था जिसमें मेरी रीस्टोरिंग फोर्स मेरी अप्लाइड फोर्स से कम ज़्यादा होती थी, वो इस केस में निकल जाता है। अब देखो, अगर एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल सेम होगी, तो अगर मैं बुक पे धक्का मारता हूँ तो बुक वापस आ जानी चाहिए थी फोर्स हटाते ही, पर होता नहीं है। अगर मैं कोई मोटी बुक ले लूँ, जो मेरे पास बुक है, मान लो ये बुक है मेरी, ठीक है, बुक है, अगर मैं एक साइड इसकी फिक्स कर दूँ और एक साइड से धक्का मारूँ, तो देखो एक साइड से झुक गई है, रीस्टोरिंग फोर्स हटाने के बाद भी ये वापस नहीं आई, लेकिन मैं नीचे से जब दूसरी साइड से फोर्स मारूंगा तब वापस आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्या वो जो 1% का केस था, जब हमारी रीस्टोरिंग फोर्स और हमारी अप्लाइड फोर्स सेम नहीं आती, वो इस केस में ज़्यादातर आ जाती है, ठीक है, वो इनमें से बन जाता है। इधर भी हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स की जगह अगर नहीं बोल रखा कि रीस्टोरिंग फोर्स हमारे अप्लाइड फोर्स के बराबर नहीं है, तब तुम लगा सकते हो। अगर बोल रखा है कि अप्लाइड है, मतलब कुछ नहीं बोल रखा, तब तो तुम जो लगाई हुई फोर्स है उसी को रीस्टोरिंग फोर्स मान लो। अप्लाइड फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स। एरिया देख लेना, जिस साइड फोर्स लगाओगे वही साइड तुम्हारी एरिया काउंट होगी। इन पाइप्स पे अगर मैं ऐसे या ऐसे फोर्स लगाने की जगह ऐसे फोर्स लगाता, तो मेरा एरिया कौन सा बन जाता है, ये साइड वाला, ठीक है। इसमें भी अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, ये एक साइड से फिक्स है, ऊपर से मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, तो इधर मेरा शेयरिंग स्ट्रेस नहीं बोलूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर मैं इसको एक साइड से फिक्स करके दूसरी साइड से खींच रहा हूँ, तो मैं उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलूंगा, ना कि शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस कुछ एंगल पे लगेगा, ये मेरा एंगल रहा, ठीक है। तो मतलब फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट जो है कुछ एंगल पे बेंड हो जाएगी। अब इसी चीज को आगे जब स्ट्रेन में पढ़ोगे तब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्ट्रेस के लिए तुम्हारा फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा, बस मैनर बदल जाता है। हमने इसको अलग अलग क्यों बांटा, क्योंकि स्ट्रेस तो चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला यही है। स्ट्रेन में दिक्कत आ जाएगी फिर, ठीक है। स्ट्रेन के अलावा फिर हमारा स्ट्रेन में भी इन्हीं 3 टाइप से बनते हैं, और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब रेशियो निकालते हैं तो हमारी क्या आती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसमें भी हमको स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स चाहिए होती थी, इसलिए मैंने इसको बांटा है, वरना हमेशा फॉर्मूला मेरा यही लग रहा होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। चलो लास्ट देख लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगर मान लो कोई बॉडी है, वो 5 रुपए वाली प्लास्टिक की बॉल आती थी बचपन में, थोड़ी इतनी बड़ी सी, बच्चे खेलते थे उससे, रबड़ वाली। उसको जब तुम हवा में रखोगे तो उसका कुछ वॉल्यूम रहेगा, लेकिन जब उसको डीप सी में डालोगे, आप गहरे पानी में लेके जाओगे, तब क्या होगा, बाहर से फोर्स लगेगा, पानी का प्रेशर लगेगा, जिस वजह से वो बॉल थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या हुआ, बाहर मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए है, मतलब इसका जो एरिया आ रहा है बॉल का, स्पेरिकल बॉल है कुछ भी है, उसका एरिया ए है। मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा, इसको पानी के अंदर डाला मैंने, ठीक है। तो अब इसका जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा। अब देखो ये जो एरिया छोटा हो रहा है ये हमारा स्ट्रेन में आएगा, तो मैं इधर इस एरिया के बारे में नहीं जाता ज़्यादा, मैं बस फोर्स के ऊपर देखता हूँ। क्रॉस सेक्शन एरिया ए, बाहर से कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये कौन सा फोर्स होगा, प्रेशर वाला, ठीक है, और ये सभी डायरेक्शन से लग रहा होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारा एफ आर भी आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इधर मेरा फिर से फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ आर बाय ए, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इस केस में जितना मेरा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है परफेक्टली, उतना ही मेरा रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स होता ही नहीं तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होता, तो मैं इधर सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल बाय ए भी लिख सकता था, ठीक है। एक्सटर्नल बाय ए क्या होता है, याद करो, थोड़ी देर पहले ही बताया, एफ एक्सटर्नल बाय ए हो जाता है हमारा प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में हमारा जो स्ट्रेस होगा वो हमारे प्रेशर के बराबर आएगा। अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरा बॉडी पे स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी सर में दर्द हो रहा हो तो मम्मी से बोलना
कि ज़्यादा प्रेशर लगा के मालिश करे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, जिससे नसों को आराम मिलेगा। नोट करो, नोट करो। तो हाँ भाई, स्ट्रेस कर लिया। अब देखते हैं जल्दी से स्ट्रेन। वीडियो लंबी बनती जा रही है तो जल्दी जल्दी करते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी दाग धब्बा। स्ट्रेन अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहा है, पैसे नहीं मिलते हमको इस चीज़ के। चलो, स्ट्रेन क्या होता है? एक रेशियो होता है किस चीज़ का? जो हमारी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है और जो हमारी चेंज कॉन्फ़िगरेशन है उसके बीच का। क्या होता है स्ट्रेन? स्ट्रेन फॉर्मूला ही बता देता हूँ सीधा, या फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह जो भी है तुम बना लेना अपने आप से। बस इसकी जो फॉर्मूला टाइप का है वो बता देता हूँ। देखो क्या होगा, चेंज इन शेप और साइज, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल शेप और साइज। तो एक रेशियो है स्ट्रेन किस चीज का? जितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय कितनी उसकी पहले थी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। इस चीज को डिफाइन किससे करा जाता है? इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल होता है हमारा ई, ठीक है। एक मिनट, ठीक। इसका सिंबल क्या होता है? छोटा ई, जिसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन इसका सिंबल हो गया, ठीक है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी चीज का चेंज देख रहे हो, तुमने लेंथ खींच के बड़ी कर दी, वॉल्यूम चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज करा, तो ओरिजिनल भी उसकी जो डायमेंशन है वही आएंगी, और जो चेंज है उसकी डायमेंशन भी वही आएगी। लेंथ तुमने चेंज करी है, उसकी मैग्नीट्यूड ही तो चेंज करा है, डायमेंशन थोड़ी चेंज कर दी है। तुम मीटर से केजी थोड़ी चले जाओगे, तो दोनों की जो डायमेंशन है वो कट जाती है, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं आती, ठीक है। स्ट्रेन मैं बता चुका हूँ। तुमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस अलग गया, स्ट्रेस तो हमारा अलग ही है, लेकिन जब तुमने फोर्स लगाया तो उस फोर्स के वजह से उसकी कुछ शेप भी तो चेंज हुई होगी, ठीक है। तो स्ट्रेन हमारा क्या होता है? जब हमने फोर्स लगाया तो उस वजह से जो उसकी शेप चेंज हुई वो हमारा स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस कब तक रहेगा? जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूँ। स्ट्रेन कब आएगा? जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तब भी, फोर्स हटाने के बाद भी, ठीक है। अब बॉडीज के ऊपर स्ट्रेन दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट स्ट्रेन, एक होता है डिफॉर्म स्ट्रेन। जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूँ तब तक स्ट्रेन रहेगा, जैसे ही मैं स्ट्रेन फोर्स हटा दूंगा, परफेक्ट बॉडी होगी, इलास्टिक बॉडी, तो वो अपनी स्ट्रेन को बिल्कुल खत्म कर देगी और पूरी तरीके से स्ट्रेन खत्म हो जाएगा। चलो ये सब छोड़ते हैं, ये सब जब हम स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का कर्व करेंगे तब बताया जाएगा। तो फॉर्मूला मैंने तुमको बता दिया। चलो आ जाते हैं जल्दी से टाइप पे। टुप लिख रहा हूँ यार, टुप, टाइप, टाइप ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो लाइकली स्ट्रेस, स्ट्रेन भी हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला हो जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा क्या होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन, जिसको हम टेंजेंटियल स्ट्रेन भी बोलते हैं। चौथा क्या होता है हमारा? चौथा होता है शेयरिंग हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो तीन टाइप के होते हैं हमारे। चार कहाँ से आ गया भैया? तीन आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तुमने किसी वायर को लंबा करा, उसको छोटा करा, तो उसकी वजह से उसकी ओरिजिनल लेंथ से अब जो नई लेंथ निकल के आई है वो चेंज हो गई है, तो वो जो स्ट्रेन आया उसको मैं बोलूँगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसकी लेंथ से रिलेटेड स्ट्रेन, लेंथ छोटी या बड़ी हो गई। एक्सपेरिमेंटली वाइज अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, मान लो एक मेरी वायर है, इस पर तुमने डाउनवर्ड फोर्स लगाया। अब इधर फोर्स से स्ट्रेस पे मत चले जाना, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो जो मेरी वायर है पहले मान लो L मीटर की थी, ठीक है, अब वो L प्लस डेल्टा L मीटर की हो गई। तो उसमें कितना चेंज आया? डेल्टा L जितना चेंज आ गया। फोर्स लगाने की वजह से डेल्टा L तक वो खिंच गई। एक्सपेरिमेंट अगर घर पे करके देखना है, घर पे कोई वायर ले लेना, वायर लोहे का मत लेना, घर पे जो वायर डलती है काली पीली, उसमें रबड़ वाला जो हिस्सा होता है ना, वो ले लेना, ठीक है। क्या करना है? उसको पकड़ना है, ऐसे खींचना, फोर्स लगाओगे उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से, जब तुम उसको खींच दोगे, उस पर फोर्स लगा दोगे, तो देखना वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और करना हो तो स्प्रिंग ले लेना यार, और क्या बोलूँ, स्प्रिंग पे लगाओगे, स्प्रिंग भी खिंच जाएगी, और जब तुम छोड़ोगे वापस आ जाएगी। तो उसमें तो कोई भी स्ट्रेन रहेगा नहीं जब तक फोर्स हमारी ना लगी। लेकिन तुम उसी स्प्रिंग को अगर बहुत ज़्यादा खींच दोगे, उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर ले जाओगे, तो उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। अब ये सब फिर से मैं बाद में बताऊंगा, अब
इधर फोकस कर लो, बार बार मार्क से हट जाते हो। चलो ठीक है, सेम चीज अगर मैं उसको कंप्रेस कर देता, मान लो डेल्टा एल तक, ठीक है, डेल्टा एल तक अगर मैं उसको कंप्रेस कर देता, फोर्स इस बार मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तो चेंज कितना आता डेल्टा एल, ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या हो गया डेल्टा एल बाय एल। चेंज कितना हुआ है डिवाइड बाय एल। बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है, चेंज तो सर पूरे को मानूंगा ना, नहीं, चेंज मैं कितना मानूंगा जितनी मेरी नई निकल के आई है, जितना एक्स्ट्रा पार्ट आया है वो मेरा चेंज है, ठीक है। तो डेल्टा एल इतना है तो इतना ही डेल्टा एल रखोगे, एल इतना है तो इतना ही रखोगे। कंप्रेस कर रहा होता तो एल मेरे कम हो जाती, तो डेल्टा एल इस साइड निकल के आता, ठीक है। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। चलो शेयरिंग पे आ जाते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस जैसे ही मेरी शेयरिंग स्ट्रेन होगी, एक बॉडी ले ली जो कि एक साइड से फिक्स्ड है, ठीक है, एक साइड से फिक्स्ड है, उस पर मैं फोर्स मारता हूँ एफ का, थोड़ा चेंज हुआ वो और ऐसा बन गया, मान लो ऐसा बन गया, एक साइड झुक गया, ठीक है। अब मानो इसकी जो स्टार्टिंग में लेंथ थी, इनिशियल लेंथ जो थी वो थी एल मीटर की, कितनी एल मीटर की, अब भी उसकी जो लेंथ है वो मान लो एल मीटर की है, ठीक है। और अब जो जितना वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से, अपने ओरिजिनल स्टेट से चेंज हुई है जितना, वो मान लो डेल्टा एक्स है। क्या हुआ, मान लो ये है एक बॉडी, मैं इसको नीचे ज़मीन पे फिक्स कर देता हूँ, ऐसे पकड़ लिया फिक्स कर दिया, अब मैं इसको ऐसे करके धक्का दे रहा हूँ, धक्का दिया तो पहले ये स्ट्रेट थी, स्ट्रेट से अब कैसे हो गई ऐसे, तो इसकी पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन से अब वाली कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज है ना, वो चेंज कितना है डेल्टा एक्स का, ये होगा हमारा, ठीक है। अब देखो तुम लोग बोलोगे सर अगर इतनी डेल्टा एल थी, इतनी डेल्टा एल थी पहले, और मैंने इसको इतना झुकाया, तो डेल्टा एल जो हमारी पहले देखो इनिशियली एल था हमारा लेंथ, मैंने उसको झुकाया तो ये चेंज होना चाहिए था, कैसे, पाइथागोरस से, पहले इधर 90 डिग्री लग रहा था, ठीक है, मैंने उसको डेल्टा एक्स तक शिफ्ट करा नीचे को फिक्स करते हुए, तो देख लो इधर एक ट्राइंगल टाइप बन रहा है, ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, तो उस मुताबिक ये हो गया मेरा क्या परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो उस मुताबिक तो डेल्टा इधर जो एल है वो एल नहीं आना चाहिए, तो वो एल प्लस डेल्टा एल कुछ होना चाहिए था, बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, जो डेल्टा एक्स होता है ना वो बहुत छोटा होता है। अब देखो हाइपोटेन्यूज जो हमारी पाइथागोरस है वो क्या को कहती है, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बचपन से पढ़ते हुए आए हो। चलो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज मेरे को निकालना है, बेस क्या है मेरा, बेस हो गया एल, पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है डेल्टा एक्स, और इसका भी स्क्वायर, ठीक है, मैं स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ रूट के लिए, ठीक है। अब देखो जो डेल्टा एक्स आता है ना वो एल के कंपेयर में बहुत छोटा होता है ऑलरेडी, जो डेल्टा एक्स आएगा वो मान लो एल अगर 2 मीटर 5 मीटर है, तो डेल्टा एक्स मेरा कुछ 0.01 मीटर ऐसे कुछ आ रहा होगा, 0.1 मीटर 0.1 मीटर, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा होगा, मतलब बहुत छोटा आ रहा होगा। एक तो डेल्टा एक्स छोटा, ऊपर से मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो वो और छोटा बन जाएगा, ठीक है। इतनी छोटी क्वांटिटी को होती है ना जो डेल्टा एक्स में से मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, चलो निगलेक्ट ना भी करूँ, डेल्टा एक्स स्क्वायर अभी मैं रहने देता हूँ, ठीक है। डेल्टा एक्स मान लो कुछ आया, एल मान लो हमारा आ रहा है 1 मीटर, लेंथ मैंने ले ली 1 मीटर, डेल्टा एक्स आ गया मेरा मान लो 0.2 मीटर, काफ़ी बड़ी है तभी भी 0.2 मीटर, तो एल का स्क्वायर यानी 1 मीटर का स्क्वायर बनी रहेगा, एक्स का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.04, अब 1 में से 0.04 हटाओगे फिर उसका रूट भी करोगे तो वो अराउंड अराउंड मेरे 1 के बराबर ही आती है मेरे बच्चे। तो x जो है वो जो h जो है हमारा हाइपोटेन्यूज जो वो हमारा अराउंड अराउंड l के बराबर ही आता है, इसलिए मैंने जो इधर लेंथ थी जो उसकी साइड लेंथ थी उसी को मैंने उसकी हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ उसकी नई वाली लेंथ मान लिया, ठीक है। चलो अब देखो इसमें चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू चेंज कितना हुआ, पहले इधर थी, ठीक है, इस पॉइंट पे थी कहीं पे, एक पॉइंट ले लेता हूँ उसका एज ये वाला इधर था, ठीक है, ये कितना दूरी पे था, एक्स एल दूरी पे था, अब मैंने उसको शिफ्ट करके इधर कर दिया तो कितनी चेंज कर दी मैंने उसकी पोजीशन, डेल्टा एक्स तक, डेल्टा एक्स तक चेंज कर दी उसकी पोजीशन, अच्छा, और ओरिजिनल कितनी थी उसकी पोजीशन एल तक, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस में शेयरिंग स्ट्रेन में, स्ट्रेस स्ट्रेन काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, माफ़ कर देना अगर कहीं गलती हो रही तो, शेयरिंग स्ट्रेन में हमारा जो एप्सिलॉन है वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन पोजीशन, उसके जो जितना चेंज हुआ है हाइपोटेन्यूज जो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितना चेंज हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है डेल्टा एक्स, और डिवाइड बाय उसकी जितनी लेंथ थी वो, ठीक है। अब इधर किधर लिखूँ किधर लिखूँ किधर लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो
जो ये शिफ्ट हुआ तो कुछ डेल्टा एक्स एल कुछ थीटा पे भी हो रहा होगा, कुछ थीटा पे भी हो रहा होगा चेंज। ऐसे मैंने धक्का दिया होगा, ऐसे करके शिफ्ट हो गया, लेकिन ओरिजिनल से कुछ एंगल तो बना रहा होगा। स्ट्रेस में मैंने बोला था एंगल के बारे में आएगा, तो इधर उसी एंगल के बारे में आ रहा है। तो मैं देखता हूँ ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये मेरा टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, क्योंकि डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, ठीक है। और जब थीटा बहुत छोटा आ रहा हो ना, और किसमें, रेडियन की टर्म्स में, डिग्री में नहीं रेडियन में, जब बहुत छोटा आ रहा हो तो हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन और टेन की टर्म्स में साइन थीटा है, टेन थीटा है, तो मैं उसको थीटा के बराबर भी रख सकता हूँ, किसमें, रेडियन की टर्म्स में। तो इधर जो मैंने टेन थीटा लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए, मैं उसको सिर्फ थीटा करके भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। तुमको रेडियन में अगर थीटा दे रखा है, डिग्री में थीटा दे रखा है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके इसके बराबर रख सकते हो, उससे स्ट्रेन जो किया है निकाल सकते हो। तो तुमको कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी दे सकता है कि तुमको शेयरिंग स्ट्रेन दे दिया, तुमको डेल्टा एक्स दे दिया, तुम बताओ कितने एंगल पे बेंड हुआ है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये दे रखा है डेल्टा एक्स दे रखा है, स्ट्रेन दिया हुआ है, चेंज दिया हुआ है, एल निकालोगे पहले, ठीक है, डेल एक्स मिल गया, एल मिल गया, तो इससे टेन थीटा बना लोगे। थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा निकाल लोगे, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं निकल रहा, मान लो तुम्हारी वैल्यू जो किया बड़ी आ रही है कुछ, तो क्या कर सकते हो, इन्वर्स में ले जाके भी चेंज कर सकते हो, टेन इनवर्स डेल एक्स बाय एल इज इक्वल टू थीटा करके भी कर सकते हो सॉल्व। चलो लास्ट टाइप का जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रह जाता है वो कर लेते हैं। देखो पहले जैसी स्टोरी है, पहले जैसी स्टोरी क्या, वही बॉल जो मैंने स्ट्रेन में ली थी प्लास्टिक वाली, बाहर कुछ एरिया ए, अंदर कुछ और। अब मैं मानता हूँ एरिया नहीं, बाहर जो मेरा वॉल्यूम था वो है वी नॉट, बाहर जो मेरा वॉल्यूम था वो है वी नॉट, मान लेता हूँ। बाहर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह लग रहा होगा, उस वजह से इसका खुद का भी प्रेशर होगा, जो भी है मिला मिलू के वी नॉट इसका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक। मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा, इस बलून को या इस प्लास्टिक की पतली बॉल को डालता हूँ, तो क्या होगा, बाहर से लगेगा फोर्स, या फिर यूं बोल दूं प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, बाहर से लगा प्रेशर, इस वजह से जो वॉल्यूम है वो छोटी हो जाएगी। और एक्चुअल में देखो ऐसा होता भी है, बाहर प्रेशर कम है, हवा में प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए वो फूली हुई है। जब तुम पानी में डालोगे तो बाहर से इस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा इसके सरफेस पे, और ये कंप्रेस हो जाएगी थोड़ी सी, ज़्यादा फर्क पता नहीं लगता लेकिन कंप्रेशन आता है। अगर तुम बहुत गहरे में ले जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आ जाएगा, थोड़े गहरे में लेके जाओगे तो थोड़ा आएगा, ठीक है। चलो मान लो v इसका इनिशियल था, अब v नॉट इसका इनिशियल वॉल्यूम था, पानी के अंदर डालने के बाद इसका वॉल्यूम हो गया v, ठीक है। तो चेंज कितना आया है मेरा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू v बाय v नॉट, ठीक है। इस v को मैं डेल्टा v भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली मेरा v वॉल्यूम था, चेंज आ गया डेल्टा v तक का, ये मेरा चेंज दिखा देता हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका इनिशियल वॉल्यूम था, जो हार्ड लाइन है वो मेरे को इसका न्यू वॉल्यूम दिखा दिया, तो डेल्टा वी का इसका चेंज आ रहा है, और डेल्टा वी मेरा इधर बन रहा होगा, ये डेल्टा वी, इतना मेरा चेंज आया, ठीक है। तो चेंज कितना आया डेल्टा वी का, ओरिजिनल कितनी है वी, ये हो गया मेरा स्ट्रेन। अब इस चीज़ को अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखना हो तो मैं उसको वैसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, मान लो बाहर कुछ प्रेशर होगा P, अंदर कुछ प्रेशर होगा, बाहर प्रेशर मान लो P1, अंदर कुछ प्रेशर होगा P2, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर भी P1 का ही प्रेशर बन रहा होगा, या कुछ भी प्रेशर बन रहा होगा, लेट्स से, चलो बाहर के प्रेशर को छोड़ो, बाहर के प्रेशर को छोड़ो, हम बॉल का प्रेशर देखते हैं, ठीक है। अंदर जब ये बाहर थी, पानी के बाहर थी, लिक्विड के बाहर थी, तो इसके अंदर कुछ प्रेशर बन रहा होगा P, अंदर आई तो प्रेशर P2 बन रहा होगा, मान लेता हूँ। अब देखोगे तो P से P2 क्यों बना, क्योंकि चेंज हुआ है, वॉल्यूम छोटी हुई है इस वजह से, तो मैं इसको डेल्टा P से, चेंज इन प्रेशर से भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वॉल्यूम छोटी होगी तो मेरा P से P2 बनेगा, यानी कि वॉल्यूम मेरा प्रेशर जो है मेरा चेंज हो जाएगा। अब जो प्रेशर आ रहा होगा P2 वो ऑफकोर्स पहले वाले से ज़्यादा आ रहा होगा बॉल के अंदर, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल V बाई V इज इक्वल्स टू स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे क्या कि हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है,
तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट में मैं ट्राई करूँगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है वो कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, आधे घंटे के ऊपर की चली गई है, तो कोई बात नहीं, नोट्स बना लो, क्वेश्चंस ट्राई करते रहना, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो दिमाग हिला जाते हैं। तो क्वेश्चन ट्राई करते रहो, नोट करो, चलो।